नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 24 सितंबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 सितंबर के महत्वपूर्ण न्यूज एवं एडिटोरियल को जो राष्ट्रीय संस्करण में आए हैं। इसमें जो पहला हमारे पास न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होते हैं उसको डाउनलोड करना या देखना, इसको पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना है। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का डिसीजन था। ठीक है, इसके अलावा हम न्यूज देखेंगे कृषि पर्यटन से किसानों की झोली भर सकती है, मतलब कृषि पर्यटन से किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, इसके लेकर यहाँ पे एक न्यूज है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यौन शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने का भी एक सुझाव दिया था, जो अभी उन्होंने डिसीजन दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हम पॉक्सो एक्ट में डालेंगे। तो उसी के संबंध में ये यौन शिक्षा कार्यक्रम को भी लागू करने का सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सेमीकंडक्टर जो चिप है उसके महत्व को लेकर यहाँ पे एक आर्टिकल बहुत बढ़िया आया है। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के नेता रहे हैं, वो उनका एक लेख यहाँ पे है वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर के। तो इसमें पूरा हिस्ट्री से लेकर जो भी अभी चीज़ें परिवर्तित हुई थी, ये सारा कुछ यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा यमुना के अस्तित्व को बचाने के साथ संबंधित यहाँ पर एक लेख है। और ब्याज दरों में अभी जो फेड रिजर्व है, अमेरिकी फेड रिजर्व, उसने ब्याज दरों में कटौती किया है, तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है विश्व अथवा भारत की इकोनॉमी पे, इसके बारे में यहाँ पे लेख है। और यहाँ पे उसी लेख से जुड़ा हुआ एक लेख है जिसमें डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है हमारे पास वो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि चाइल्ड पोर्न देखना और डाउनलोड करना वो पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसमें बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री उससे कहा जाए। तो देखते हैं ये सारा कुछ क्या है मामला। तो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्न सामग्री डाउनलोड करना, देखना, संग्रह करना बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून पॉक्सो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, मतलब आईटी कानून के तहत यह अपराध माना जाएगा, भले ही उसे आगे प्रसारित ना किया गया हो। शीर्ष अदालत ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध मानने वाले पॉक्सो और आईटी कानून के विभिन्न प्रावधानों का व्याख्या करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्न सामग्री सिर्फ डाउनलोड करना व देखना पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। तो एक तरह से मद्रास हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्न सामग्री सिर्फ डाउनलोड करना अथवा देखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और कहा कि ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। तो सेक्स एजुकेशन और पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता पर बल देते हुए शीर्ष अदालत ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और केंद्र सरकार को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए संसद को सुझाव दिया कि वह पॉक्सो कानून में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री शब्द का प्रयोग करे और इस पर गंभीरता से विचार करें, ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को सटीकता से प्रदर्शित किया जा सके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी जगह पर बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री शब्द का प्रयोग किया जाए। कोर्ट सरकार से कह रही है कि तब तक के लिए वह अध्यादेश जारी कर इस संबंध में संशोधन लाने पर विचार करे और शीर्ष अदालत ने अदालतों से भी अपने आदेश व फैसले में ऐसा करने को कहा है। दूरगामी परिणाम वाला यह महत्वपूर्ण फैसला प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्डीवाला की पीठ ने सुनाया है। पीठ ने मोबाइल पर चाइल्ड पोर्न संग्रह करने और देखने के आरोपित के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा निरस्त करने का मद्रास हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको खारिज किया और इसके विरुद्ध सत्र न्यायालय में लंबित मुकदमा बहाल कर दिया गया। तो यानी आरोपित को अब पॉक्सो और आईटी कानून के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री रखने और देखने के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना करना होगा। इस मामले में बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले 5 गैर सरकारी संगठनों ने जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस नाम से याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। तो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने जो मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन था उसके अगेंस्ट यहाँ पे याचिका दाखिल की थी और उसी के संबंध में ये डिसीजन आया है। तमिलनाडु के इस मामले में न सिर्फ पॉक्सो और आईटी कानून के तहत आरोपित के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी, बल्कि जांच पूरी होकर
आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका था, लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपित की मामला रद्द करने की याचिका स्वीकार करते हुए केस निरस्त कर दिया था। तो ये सारा मामला यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और भी चीज़ शामिल की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत ने एक बार फिर बच्चों को इस अंतर्राष्ट्रीय और संगठित अपराध से बचाने व उनकी सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करके विश्व स्तर पर मार्ग प्रशस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाज, अपराध और बाल अधिकारों पर दीर्घकालिक एवं वैश्विक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा जस्ट फॉर राइट्स चिल्ड्रन अलायंस के संस्थापक भुवन रिभु कह रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक स्टेप माना जा सकता है बालकों के यौन अपराध से बचाने के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसका दीर्घकालिक और वैश्विक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगला है, इसमें कहा जा रहा है कि चाइल्ड पोर्न सामग्री रखने वाले की पॉक्सो कानून की धारा 15 में आपराधिक मानसिकता जांचने के बारे में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन को पहले उसके पास चाइल्ड पोर्न सामग्री के स्टोरेज साबित करना होगा और यह साबित करना होगा कि आरोपित व्यक्ति उस सामग्री को नष्ट करने, डिलीट करने या उसकी रिपोर्ट करने में नाकाम रहा। 200 पृष्ठों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न सामग्री को किसी उपकरण पर स्टोर किए बिना देखना, वितरित करना या इंटरनेट पर प्रदर्शित करने का कोई भी कार्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत सामग्री रखना ये माना जाएगा। तो ये ओवरऑल पॉक्सो एक्ट से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न सामग्री को किसी उपकरण पर स्टोर किए बिना देखना, वितरित करना या इंटरनेट पर प्रदर्शित करना भी धारा 15 के तहत वो सामग्री ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के 3 पहलू बताए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध के 3 पहलुओं का भी हवाला दिया। इस एक्ट की धारा 15 एक चाइल्ड पोर्न सामग्री रखे जाने से संबंधित है, जिसमें न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। धारा 15(2) प्रसार के लिए चाइल्ड पोर्न सामग्री रखने से संबंधित है। धारा 15(2) जो है ये प्रसार के लिए चाइल्ड पोर्न सामग्री रखने से संबंधित है। इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। तो धारा 15(3) वाणिज्यिक लाभ के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग से संबंधित है और पहली बार इसके लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो दोबारा अपराध करने वालों के लिए जुर्माने के साथ साथ 5 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो आईटी कानून के संबंध में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसकी धारा 67 भी व्यापक है और इसे बच्चों के ऑनलाइन शोषण व दुर्व्यवहार के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से निपटने व दंडित करने के लिए बनाया गया है। तो पॉक्सो एक्ट में जो धाराएं हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि धारा 15(1) जो है इसमें न्यूनतम 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। 15(2) के तहत 3 से 5 वर्ष तक का सजा होता है। यदि वाणिज्यिक लाभ के लिए किया गया है तो 5 वर्ष या 3 से 5 वर्ष तक का यहाँ भी सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और दोबारा यदि ऐसा अपराध किया जाता है तो 5 से 7 वर्ष तक की सजा होगी। वहीं पे 67 भी जो है काफ़ी व्यापक इसे बनाता है और ऑनलाइन शोषण व दुर्व्यवहार के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से निपटने में उसे दंडित बनाए रखता है। आगे इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या भी कहा। तो सिर्फ चाइल्ड पोर्न सामग्री को रखना अपूर्ण अपराध है और भले ही इसे आगे प्रसारित ना किया जाए तो भी उसे पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। तो यदि आप अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में आप ऐसी सारी चीज़ें रखते हैं तो ये पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा, भले आप उसे प्रसारित ना कर रहे हों। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कानून एवं नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी समेत व्यापक सेक्स एजुकेशन कार्यक्रम में से संभावित अपराधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे सेक्स एजुकेशन के बारे में चर्चा की जा रही है कि ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला यहाँ पे सेक्स एजुकेशन के बारे में चर्चा की जा रही है कि नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी समेत व्यापक सेक्स एजुकेशन कार्यक्रम से संभावित अपराधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। अगला है सार्वजनिक अभियानों के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं एवं उसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसका प्रचलन कम करने में मदद मिल सकता है। स्कूल प्रारंभिक पहचान और कार्रवाई में अहम भूमिका निभाते हैं और छात्रों को स्वास्थ्य संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने वाले स्कूल आधारित कार्यक्रमों के जरिए समस्या वाले यौन व्यवहार को रोकने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर भी एक स्कूल का जो अहम रोल हो सकता है इसको रोकने में, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। फिर बाल यौन शोषण सामग्री बच्चों की गरिमा कम करती है, उन्हें यौन संतुष्टि की वस्तु बनाती है और मानवता का हनन करती है, वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
यौन अपराधों की घटनाओं को कम करने के लिए सेक्स एजुकेशन के लाभों की व्यापक समझ को बढ़ावा देना जरूरी है। बच्चों का यौन शोषण एक व्यापक व गहरी पैठ रखने वाला मुद्दा है, जिसने दुनिया भर के समाजों को परेशान किया है और भारत में भी गंभीर चिंता का विषय रहा है। तो ये ओवरऑल जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पॉक्सो एक्ट से संबंधित यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इसका हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया और इसमें कई सारे पॉइंट्स एंड डायमेंशन हमें देखने को मिले, हमें जानकारी मिली है। ठीक है, अगला देखते हैं। कृषि पर्यटन किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकता है, यहाँ पे उसके बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि उजवा के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को दी गई जानकारी लैंडस्केप से लेकर जैविक उत्पाद व पशुपालन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो खेती बाड़ी करने वाले किसानों की झोली पर्यटन से भरने की तैयारी की जा रही है। उजवा के कृषि विज्ञान केंद्र ने कृषि पर्यटन के लिए किसानों के इस विषय पर प्रशिक्षण देना शुरू किया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों की झोली ऐसे लोगों से भरने की है जो कृषि खेतीबाड़ी से दूर रहकर कृषि की बारीकियों को नजदीकी से देखना और समझना चाहते हैं। विज्ञानियों का मानना है कि महानगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच कृषि पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जो किसानों की संभावनाओं को बेहतर द्वार खोलेगा। कृषि पर्यटन एवं एकीकृत कृषि प्रणाली। तो स्व उद्यमिता सृजन का उत्तम माध्यम विषय पर 10 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास के जो लघु एवं सीमांत किसान युवाओं को कृषि पर्यटन एवं एकीकृत कृषि प्रणाली के क्षेत्र में अपना उद्यम और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उनकी क्षमता एवं कौशल विकास को विकसित किया गया है। यहाँ पे कहा गया कि पर्यटन किसी भी देश का राजस्व उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है एवं कृषि पर्यटन ग्रामीण पर्यटन का उभरता हुआ एक घटक है। इसके अंतर्गत कृषि की एकीकृत प्रणाली के साथ कृषि पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के साथ स्थानीय आबादी को रोजगार और आय का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को पर्यावरण के साथ साथ जीवन यापन एवं व्यक्तिगत जैविक उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। कृषि प्रसार विशेषज्ञ ने बताया कि कृषि पर्यटन में कृषि आधारित प्रणालियों शामिल होती है। इससे आगंतुकों को खेतों एवं कृषि गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलती है। यहाँ पर्यटकों को परिवार एवं बच्चों के साथ सीखने का अवसर मिलता है। यह किसान की ओर से किए जाने वाले खेती के कार्यों को समझने और उनके कार्यों की सराहना करने में भी मदद मिलती है। प्रशिक्षुओं को जैविक कृषि पर्यटन होते हैं, उनको जैविक कृषि पर्यटन एवं एकीकृत कृषि प्रणाली की स्थापना के लिए उसकी अवधारणा एवं वर्तमान परिदृश्य, प्रमुख घटक, मूल सिद्धांत, कृषि पर्यटन की स्थापना एवं स्थान चयन में आने वाली चुनौतियों एवं सावधानियां, प्राकृतिक होम स्टे का निर्माण, कृषि पर्यटन के विभिन्न मॉडल, लेआउट एवं योजना, व्यवसाय प्रबंधन के साथ कृषि पर्यटन के प्रमाणीकरण की विस्तृत जानकारी साझा की। बागवानी विशेषज्ञ ने कृषि पर्यटन एवं एकीकृत कृषि प्रणालियों में बाग की स्थापना, लैंडस्केपिंग, लॉन, हेज, टोपायरी, इंडोर एवं आउटडोर पौधों की देखरेख एवं प्रबंधन के साथ ही भूदृश्य से पर्यटन स्थल के सुंदरीकरण की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि पर्यटन के जैविक उत्पाद की प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन करके सीधा उपभोक्ता को उपलब्ध कराने के बारे में भी जानकारी दी गई। तो इस तरह से जैविक रूप से एकीकृत कृषि प्रणाली के प्रमुख घटक के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई है और इसमें कृषि पर्यटन किस तरह से किसानों की आय को बढ़ा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा किया। यह स्वरोजगार, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि पर्यटन के कारण ग्रामीण पर्यटन में जो उभार आ रहा है उसके हमने यहाँ पे चर्चा की। एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में चर्चा की गई। स्वरोजगार स्थापित करना एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, आय का अवसर बन सकता है। उपभोक्ताओं को पर्यावरण के साथ जीवन यापन और व्यक्तिगत जैविक उत्पाद भी उपलब्ध होंगे इसके कारण। और इसके अलावा जो पर्यटक आएंगे वो अपने परिवार एवं बच्चों के साथ उनको कृषि के बारे में जानकारी मिल पाएगी, उनको सीखने और समझने का मौका मिल पाएगा। खेती के कार्य कैसे किए जाते हैं इसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। जैविक कृषि पर्यटन, एकीकृत कृषि प्रणाली की स्थापना, ये सब सारे चीज़ इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हमने कृषि से संबंधित चुनौतियों और सावधानियों की हमें यहाँ पे जानकारी मिलेगी। कृषि पर्यटन के कारण प्राकृतिक होम स्टे का निर्माण किया जा सकता है और विभिन्न मॉडल, लेआउट और व्यावसायिक प्रबंधन के साथ कृषि पर्यटन के जो भी कृषि पर्यटन को इस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ लैंडस्केपिंग, लॉन, हेज, टोपायरी, इंडोर आउटडोर पौधे की देखरेख संबंधी सारी चीज़ें की जा सकती है। तो ये हमने कृषि पर्यटन से संबंधित सारी चीज़ों को यहाँ पे चर्चा किया है।
अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यौन शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने की एक तरह से वकालत की है। तो हमने अभी चर्चा किया था ऊपर में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यौन शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने की यहाँ पे सिफारिश कर रही है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत में यौन शिक्षा पर बातचीत में हिचक सही जानकारी देने में बड़ी बाधा है और सेक्स एजुकेशन से युवाओं के स्वेच्छाचारी होने की आशंका एक भ्रम है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो कल का डिसीजन रहा, उसी के संबंध में ये पूरा उल्लेख है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को समग्र रूप से यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया है। इस कार्यक्रम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कानूनी और नैतिक परिणामों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में यौन शिक्षा को लेकर फैले भ्रमों को दूर कर युवाओं को सहमति एवं उत्पीड़न की स्पष्टता समझाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और उसकी सामग्री रखने के पॉक्सो और आईटी कानून में अपराध बताने वाले अपने फैसले में कही थी। हमने ऊपर भी चर्चा किया था। तो कोर्ट ने यौन शिक्षा के बारे में किशोरों को सही जानकारी नहीं हो पाने में भारत में यौन शिक्षा पर बातचीत में हिचक और ऐसी शिक्षा को लेकर फैली भ्रम की स्थिति को बड़ी बाधा माना है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में यौन शिक्षा को लेकर व्यापक भ्रम है, यहाँ तक कि बहुत से माता पिता और शिक्षक भी इसे लेकर संकीर्ण नजरिया रखते हैं और सेक्स के बारे में बात करना अनुचित व अनैतिक समझते हैं। इस सामाजिक कलंक ने यौन स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने के प्रति अनिच्छा पैदा की है, जिस कारण किशोरों में जानकारी का महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है। एक भ्रम यह भी है कि सेक्स एजुकेशन से युवाओं का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना और स्वेच्छाचारी हो जाएगा। आलोचना करने वाले अक्सर कहते हैं कि यौन स्वास्थ्य व कंट्रासेप्टिव के बारे में जानकारी देने से किशोरों में यौन गतिविधियां बढ़ जाएगी, जबकि रिसर्च बताती है कि समग्र सेक्स एजुकेशन वास्तव में सेक्सुअल एक्टिविटी में देरी लाती है और जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हें सुरक्षित बनाती है। यह भी सोच है कि सेक्स एजुकेशन पश्चिम की धारणा है और यह भारतीय पारंपरिक मूल्यों से मेल नहीं खाती है। इस सोच से कई राज्यों में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन प्रतिबंधित हो गई। इस तरह का विरोध समग्र यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में बाधा है और इस कारण बहुत से किशोर किशोरियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके चलते किशोर और युवा इंटरनेट की ओर उन्मुख होते हैं, जहां उन्हें बिना निगरानी और बिना किसी फिल्टर के सूचना मिलती है, जो कई बार गलत होती है एवं अस्वस्थकर व्यवहार का बीज वहां एक तरह से बोया जाता है। यह भी एक गलत धारणा है कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ संतानोत्पत्ति के बायोलॉजिकल पहलू तक ही सीमित है। कहा कि प्रभावित सेक्स एजुकेशन में व्यापक विषय शामिल होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, सहमति, लिंग आधारित समानता और विविधता का सम्मान शामिल होता है। लिंग आधारित समानता को बढ़ावा देने और यौन शिक्षा को कम करने के लिए इन विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने झारखंड के उड़ान कार्यक्रम की सफलता की सराहना की। यहाँ पर उड़ान कार्यक्रम जो है झारखंड का, उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बाल यौन उत्पीड़न सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी उतना ही जघन्य है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपने फैसले में कहा कि बाल यौन उत्पीड़न सबसे जघन्य अपराध में से एक है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अपराध भी उतना ही जघन्य है। कोर्ट ने कहा, यौन उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पीड़ित बच्चे पर इसका लगातार असर बना रहता है। कोर्ट ने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न की सामग्री गंभीर रूप से बच्चों की गरिमा को कम करती है और यौन संतुष्टि के लिए बच्चे का इस्तेमाल एक वस्तु की तरह करती है, जिससे उसकी मानवता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। बाल यौन उत्पीड़न करने वाले को कड़ा दंड देने के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा और जागरूकता जैसे उपाय पर जोर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कानून अवश्य मजबूत होना चाहिए और उसे कड़ाई से लागू किया जाए, ताकि अपराधियों की सजा सुनिश्चित हो और बच्चे नुकसान से संरक्षित हो। अदालतों को ऐसे मामले में नरमी नहीं बरतनी चाहिए। यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे पर घटना का दूरगामी असर होता है, उसकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति बिगड़ जाती है। कई बार गंभीर उत्पीड़न का शिकार बच्चा अवसाद में आ जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पीड़ित बच्चे पर उस चीज़ का लगातार असर बना रहता है जब वह रिकॉर्ड होता है या जब वह वीडियो या फोटो प्रसारित होता है। ऐसे पीड़ित बच्चों को सहानुभूतिपूर्ण समग्र मदद की ज़रूरत होती है, ताकि वह इससे उबर सके और समान जीवन में लौट सके। ये बहुत ही अलार्मिंग और कंसर्निंग यहाँ पे न्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया कि किस तरह से बाल यौन उत्पीड़न जो होता है वो बच्चों की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति पे किस तरह से प्रभाव डालता है और उसका असर कई वर्षों तक लगातार बना रहता है। जब वीडियो प्रसारित होता है तो ऐसे बच्चे कितना अवसाद में कहीं चले जाते हैं। तो हम एज ए सोसाइटी उनके साथ एक तरह से सहानुभूतिपूर्ण समग्र व्यवहार की ज़रूरत है उनके साथ, ताकि वो सामान्य जीवन में लौट सकें। तो ये ओवरऑल हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर यहाँ पे चर्चा किया। अगला देखते हैं, सेमीकंडक्टर
चिप का बढ़ता महत्व। सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि अमेरिकी यात्रा मोदी जी का अमेरिकी यात्रा ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की एक बड़ी राह खोल दी है और इस दौरान अमेरिका के साथ एक अभूतपूर्व समझौते के तहत भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र मिलेगा। तो भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र मिलने जा रहा है। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों, सहयोगी सेनाओं और भारतीय रक्षा बलों को चिप की आपूर्ति करेगा। यह संयंत्र भारत में 2025 में स्थापित होगा। इसे शक्ति नाम दिया जाएगा। तो 2025 में स्थापित होगा संयंत्र जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र। ठीक है, तो इसका नाम शक्ति दिया जाएगा। इससे पहले सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोदी सरकार ने पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया का आयोजन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हुए विकास को दुनिया को दिखाना और अन्य देशों को भारत में आकर अपनी फैक्ट्री खोलने और निवेश करने के लिए प्रेरित करना था। भारत जो है सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया में एक केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है और वर्तमान में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश ताइवान है, जिस पर चीन अपना हक जताता रहा है। इसलिए भारत को इस पर तेजी से काम करना होगा। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन पार कर जाएगा, जिससे साफ होता है कि चिप निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत के लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल 90% चिप की आपूर्ति के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना के बाद सेमीकंडक्टर निर्माण में कमी आने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल समेत अन्य तकनीकी उद्योग प्रभावित हुए थे, क्योंकि महंगी कारों से लेकर स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता था। तो सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कुछ ही देशों में केंद्रित है। ताइवान दुनिया का 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर उत्पादन करता है और दक्षिण कोरिया 100% उन्नत चिप बनाता है जो 10 नैनोमीटर से कम का होता है। तो सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीकॉम और अन्य सैन्य प्रणाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का लक्ष्य देश के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर यूनिट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और नीतिगत सहायता प्रदान कर रही है। सिंगापुर से भी सेमीकंडक्टर उत्पादन में सहयोग के लिए 4 समझौते हुए हैं। सिंगापुर से भारत को चिप निर्माण के जरूरी सिस्टम बनाने के लिए भारत में संबंधित उद्योगों को जोड़ने पर भी तत्काल काम करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय क्षमता को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये सेमीकंडक्टर को लेकर के यहाँ पे हमने चर्चा किया कि मोदी जी का अमेरिका यात्रा हुआ है और ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे समझौते हुए हैं। उसी के तहत एक हमें राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र मिलेगा जो 2025 में स्थापित हो जाएगा। उसका नाम शक्ति रखा गया है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया का भी आयोजन किया गया। अब कहा जा रहा है कि जो सेमीकंडक्टर की खपत है 2026 तक हमारा $80 बिलियन हो जाएगा, 2030 तक $110 बिलियन हो जाएगा। हम फिलहाल जो है 90% चिप की आपूर्ति के लिए हमको आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। आप जानते हैं इसका इस्तेमाल जो है कई सारे डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में होता है। ताइवान दुनिया का 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है और दक्षिण कोरिया 100% उन्नत चिप का निर्माण करता है। तो सेमीकंडक्टर का जिस तरह से यूज बढ़ रहा है उसके लिए हमें यूनिट को बढ़ावा देने और उसको प्रोत्साहन और नीतिगत सहायता प्रदान करने की ज़रूरत है। सिंगापुर भी सेमीकंडक्टर उत्पादन में सहयोग के लिए 4 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ सिंगापुर के साथ, और ताकि भारत को चिप निर्माण के लिए सिस्टम बनाने और उद्योगों को जोड़ने के साथ इस पर तत्काल काम करने की भी ज़रूरत है। इन सारे मुद्दों पे हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं। मुसलमानों को फिर से डराने की साजिश। ये वक्फ संशोधन विधेयक से केवल उन्हीं को दिक्कत हो सकती है जो वक्फ संपत्तियों को निजी जागीर मान बैठे हैं, ये मुख्तार अब्बास नकवी का मानना है। वक्फ संशोधन बिल आया 2024 और ये जेपीसी में चला गया। तो इस पर चर्चा की जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर एक बार फिर भारत में 100 साल पहले के खिलाफत आंदोलन जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। वक्फ और खिलाफत आंदोलन का चोली दामन का साथ रहा। हम वक्फ और खिलाफत आंदोलन के घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो समझ सकेंगे। इसकी शुरुआत 1895 में ब्रिटिश राज की एक न्यायिक कमेटी के कुछ निर्णय के चलते हुई, जिसमें कहा गया वर्तमान वक्फ सिस्टम सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है। यह टिप्पणी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत भारत सहित कई देशों में प्रचलित वक्फ व्यवस्था पर थी। अन्य देशों ने इसे स्वीकार कर सुधार का रास्ता चुना, लेकिन भारत में मुस्लिम कट्टरपंथियों से सौदा करने के इरादे से अंग्रेज सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अंग्रेजों की योजना ने इसे मुद्दा बनाया। कुछ कट्टरपंथी जमातों ने इस्लाम की रक्षा के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में विरोध करना शुरू कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के बाद ओटोमन साम्राज्य और उसके स्वघोषित इस्लामी खलीफा
व्यवस्था के खात्मे से परेशान तुर्की के कुछ लोगों द्वारा तुर्की गणराज्य की स्थापना को कुछ इस्लामी कट्टरपंथी जमातों ने अंग्रेजों की साजिश और इस्लाम पर हमला प्रसारित कर अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम बचाओ अभियान शुरू किया। इसका अन्य देशों में भी तो कोई खास असर नहीं हुआ, पर भारत में यह काफ़ी असरदार दिखा। तब तक जिन्ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बम्बई के सदस्य चुने जा चुके थे, जिसे ब्रिटिश हुकूमत में विधायी अधिकार थे। जिन्ना ने अंग्रेजों से साठगांठ कर काउंसिल में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल 1913 पास करा लिया, जिसका विस्तार और अधिक शक्तियों के साथ 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट के रूप में हुआ। 1923 में इस तरह अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तहत जिन्ना और मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक सियासत का कानूनी हथियार थमा दिया। इसमें कहा गया कि कोई भी मुसलमान अपने परिवार, बच्चों, आश्रितों के आंशिक या पूर्ण समर्थन के लिए वक्फ बना सकता है। यह वक्फ व्यवस्था को निरंकुश बनाने के साथ ही रजवाड़ों, रियासतों, नवाबों के दान के नाम पर अथाह संपत्तियों को वक्फ का सुरक्षा कवच पहनाकर बचाने और मालिकाना हक कायम रखने की मंशा से प्रभावित था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वक्फ मुद्दे को और धारदार बनाने के लिए मुस्लिम लीग और अन्य कट्टरपंथी नेताओं ने भारत में 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। महात्मा गांधी का सोच था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिंदू मुसलमान एकजुट होकर लड़ेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिलेगी, पर खिलाफत आंदोलन का मकसद भारत की आज़ादी के बजाय देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए अलग मुल्क की मांग को हवा देना था। अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो नीति के तहत जिन्ना आदि मुस्लिम नेताओं से साठगांठ कर 1930 में मुसलमान वक्फ एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव यानी पहले की वक्फ संपत्तियों और व्यवस्था पर भी लागू होने वाला कानून बना दिया। आज़ादी के बाद वक्फ एक्ट में कई बार संशोधन हुए, पर वह मुख्य रूप से मुसलमान वक्फ एक्ट 1930 का ही कॉपी पेस्ट रहा। तो बंटवारे के वक्त भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, वे जिस जमीन जायदाद पर ठहरे आज उन संपत्तियों के मालिक हैं। जो लोग पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए, वे आज भी न मालिक हैं न किराएदार बन पाए, बल्कि अवैध कब्जेदार बनकर ही रह गए। वे वक्फ बोर्ड के शोषण का शिकार होते रहते हैं। वे भी इस वक्फ सिस्टम के बड़े हितधारक हैं, उन्हें भी मानवीय न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर 1954 के वक्फ एक्ट में बोर्ड के सदस्य बनने के लिए सिर्फ मुसलमान होना जरूर अनिवार्य नहीं था, मगर 2012-13 में संशोधन कर मात्र मुस्लिम कर दिया गया। ये बहुत ही यहाँ पे देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1954 का जो वक्फ एक्ट था, उस हालांकि जो 1930 का ही सारा अधिनियम चलता आ रहा है, तो इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर 1954 के वक्फ एक्ट में बोर्ड के सदस्य बनने के लिए सिर्फ मुसलमान होना अनिवार्य नहीं था। 2012-13 में संशोधन किया गया और मात्र मुस्लिम कर दिया गया। आज वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ लोग वैसे ही भय भ्रम का माहौल बना रहे हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन के नाम पर इस्लाम बचाओ मुहिम पर किया गया था। खिलाफत आंदोलन का भारतीय मुसलमानों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उस आंदोलन की मांग थी कि तुर्की के खिलाफत सुरक्षित रहे, तुर्की के धार्मिक स्थल सुरक्षित हों, तुर्की की सीमा प्रथम विश्व युद्ध से पहले वाली बहाल हो। इन तीनों मांगों में भारतीय मुसलमान का कहीं भी कोई हित नहीं था, लेकिन खिलाफत आंदोलन के जरिए इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बरगलाकर जिन्ना एंड कंपनी ने अपने निहित सियासी स्वार्थ साधे। आज फिर देश में वैसा ही माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसमें जाकिर नायक जैसे कुछ षड्यंत्रकारी बहुत सक्रिय हैं, जो वक्फ सिस्टम में अहम सुधार से डरे हुए हैं। उन्हें भी मालूम है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसी मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़े, धार्मिक स्थल या इस्लामी कर्तव्यों के लिए न खतरा है न रोड़ा है, बल्कि इसका उद्देश्य देश में वक्फ सिस्टम को सशक्त, पारदर्शी, प्रभावी और सामाजिक सशक्तिकरण का संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर चिंता की बात हो सकती है जो वक्फ संपत्तियों को अपनी निजी जागीर या परिवार की प्रॉपर्टी मान बैठे हैं। शायद वे वक्फ संपत्तियों द्वारा समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग के विचार से विचलित हैं, इसलिए फिर वक्फ के नाम पर देश के मुस्लिम समुदाय को डराने की साजिश कर रहे हैं। इनसे मुसलमान समुदाय को सावधान रहना चाहिए। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का यहाँ पर लेख था वक्फ संशोधन विधेयक जो आया था उसको लेकर के, और इसमें कुछ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यहाँ पर चर्चा की है। अगला देखते हैं, यमुना के अस्तित्व को बचाने की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर देखें तो दिल्ली के आसपास में जो है सारी चीज़ें, यमुना से बहुत सारा जो प्रदूषण है, दिल्ली का जो बहुत सारा प्रदूषण है वो यमुना में जाता है, और यमुना जहरीली हो गई है। इसमें लेड, कॉपर, जिंक, निकेल, कैडमियम, क्रोमियम जैसे सेहत के लिए हानिकारक तत्व मौजूद हैं, और यमुना में रसायन के चलते झाग बहुत ज़्यादा होता है। समूचा सीवेज के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसकी चिंता यदि देखें तो शायद ही किसी राजनेता को हो। तो वैसे यमुना की बदहाली से ये दोनों मतलब दिल्ली और हरियाणा के यहाँ पे चर्चा की जा रही है बेसिकली। तो हमारा जो मुख्य फोकस है वो
प्रदूषण को लेकर के, जल प्रदूषण को लेकर के है। इसमें यमुना को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि किस तरह से भारी धातु के प्रदूषक तत्व वहाँ पे भरमार है। बीओडी, सीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म जैसे प्रदूषक तत्वों की सूची बहुत लंबी हो सकती है वहाँ पे, बीओडी, सीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म। साथ ही नदी में पाए जाने वाले सेहत के लिए जानलेवा बन रही 6 धातुओं जैसे लेड, कॉपर, जिंक, निकेल, कैडमियम और क्रोमियम। लेड, कॉपर, जिंक, निकेल, कैडमियम और क्रोमियम से होने वाले नुकसान की सूची भी तैयार की है। लेड से वयस्कों में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी नसों से संबंधित पेरिफेरल न्यूरोपैथी और खासकर बच्चों में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कॉपर से सिर दर्द, किडनी संबंधी बीमारी, उल्टियां और दस्त के साथ नैसिया, जिंक से लीवर और किडनी से जुड़ी बीमारियां के साथ उल्टी दस्त होने, और निकेल से न्यूरोटॉक्सिक्स, जेनेटिक्स और कार्सिनोजेनिक, कैडमियम से किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियों के साथ गैस्ट्रो और आंत शोथ, और क्रोमियम से न्यूरोनल डैमेज। इस तरह से बहुत सारी बीमारियों के यहाँ पे नाम दिया गया है कि क्रोमियम से न्यूरोडोनल डैमेज, हेपेटिक व गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी जानलेवा बीमारियां जन्म लेती है। जमुना में झाग बनने से रोकने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाले समूचे सीवेज का ट्रीटमेंट किए जाने की जरूरत बताई गई है। जल संसाधन विभाग को सुझाव दिया गया है कि वह यमुना नदी के लिए भी स्वच्छ गंगा मिशन की तर्ज पर एक कोष स्थापित करे ताकि पैसे की कमी कोई आड़ी ना आए। जमुना की सफाई पर बीते 2.5 दशकों से अभी तक करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसके बाद भी जमुना अमोनिया के बढ़ते जल स्तर पर अंकुश नहीं लगा सका है। पिछले लगभग 1 दशक तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे ने वर्षों पहले दावा किया था कि जमुना को पूरी तरह से स्वच्छ कराएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें लिखी गई है। तो इस तरह से यहाँ पे सारा कुछ यमुना में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में हमने चर्चा किया, और कौन कौन से तत्व जो प्रमुख जो धातुएं, 6 धातुएं की यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अलावा बीओडी, सीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म की चर्चा की गई है, और बहुत सारी बीमारियों का चर्चा किया गया है, आंत शोथ, लीवर और इससे संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, और जो किडनी बीमारी, दस्त वगैरह, इन सभी की यहाँ पे बीमारियों की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्याज दरों में कटौती का आर्थिक प्रभाव पर असर। ये फेड रिजर्व ने ब्याज दरों को 5.25 से 5.5% से 50 आधार अंकों की कटौती करके इसको 4.75 से 5% कर दिया है। तो फेड रिजर्व ने 4.5 से 5% एक तरह से कटौती करके कर दिया है, 50 आधार अंकों की कटौती करके। तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को 2022 के आरंभ से अब तक 11 बार बढ़ाया था। यही कारण है कि ब्याज दर 23 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी सरकार ने कोविड महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर सहायता कार्यक्रम शुरू करके अर्थव्यवस्था में लगभग $5 लाख करोड़ डाले थे। कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में $5 लाख डाला था अमेरिकी सरकार ने। तो इस अतिरिक्त नकदी के साथ लोगों और कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा था, जिससे मांग आसमान छू गई। यही कारण है कि जून 2022 में अमेरिका मुद्रास्फीति 9.1% तक पहुंच गई, जो 40 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर था। ऐसे में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाने का चक्र 2022 से प्रारंभ किया था, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। ब्याज दरों को बढ़ाने से उधार लेना महंगा हो जाता था, अतः कंपनियां और लोग खर्च कम करते, इससे मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के फेडरल रिजर्व के इन प्रयासों से बेरोजगारी की समस्या उभरने लगी। उच्च ब्याज दरों का मतलब यह भी है कि कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे लागत में कटौती, धीमी गति से विस्तार एवं छंटनी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो इससे बेरोजगारी दर में वृद्धि होने लगी। इसलिए पिछले साल फेडरल रिजर्व ने दरों को बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। फेड ने बेरोजगारी दर को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पहले ब्याज दरों में वृद्धि की थी। कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की गई, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी। तो अमेरिका में 4.2% की बेरोजगारी दर यद्यपि ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी का लगातार इस प्रकार बढ़ना मूलतः आर्थिक मंदी को भी प्रतिबिंबित करता है। अमेरिकी फेड बैंक ब्याज दरों में यदि केवल 25 आधार अंकों की कटौती करती तो कहा जाता कि इससे मुद्रास्फीति के बहुत बुरे दौर की वापसी को रोका जा रहा है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संदर्भ होता है। लेकिन फेड रिजर्व ने जिस तरह से 50 आधार अंकों की कटौती की है, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि फेड रिजर्व 25 आधार अंक की कटौती करती तो मानते कि इससे मुद्रास्फीति के जो बुरा दौर है उसको
उसके वापसी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 50 आधार अंकों की कटौती की गई है, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ मंदी के संकेत दिख रहे हैं। भविष्य के कदम की रूपरेखा, तो फेड ने 50 आधार अंकों की कटौती के साथ सहजता की शुरुआत की है, लेकिन अभी इससे इसके भविष्य के कदम और दरों में कमी की संभावनाओं पर भी चर्चा आरंभ हो गई है। फेड अधिकारियों का अनुमान बताते हैं कि इस वर्ष दरों में एक और 50 आधार अंकों की कमी हो सकती है, जबकि 2025 में 1% की कमी की जा सकती है। तो इस संदर्भ में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सहजता का यह चक्र आम चक्रों से अलग है। कम ब्याज दरों के कारण व्यय में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों से जुड़ी निर्णय को नीतिगत दरों को निरपेक्ष दरों के करीब ले जाने का एक कदम बताया, लेकिन निरपेक्ष दर ऐसी नीतिगत ब्याज दर है जो ना तो प्रतिबंधात्मक हो और ना ही समायोजन वाली है। तो महामारी के पहले माना जा रहा था कि 2.5% की दर निरपेक्ष दर हो गई, लेकिन उसके बाद से इसमें वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार यह 3.5 से 4.8% के बीच है। इससे ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश सीमित हो जाती है। अगला देखते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में कमी की है। वैश्विक वित्तीय बाजार और पूंजी प्रवाह अमेरिकी फेडरल बैंक के कदमों से अधिक प्रभावी होते हैं। वित्तीय हालात को सहज बनाने के लिए यूएस फेड से ब्याज दरों में कमी की अपेक्षा थी। बहरहाल इस बार यूएस फेड की दरों में कमी का चक्र कई मायनों में अलग होगा, क्योंकि ब्याज दर कम होने पर भी शून्य स्तर से काफ़ी अधिक स्तर पर होगी। ज्ञात है कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान फेड ब्याज दर काफ़ी समय तक शून्य के इर्द गिर्द रही थी। तो वैश्विक पूंजी प्रवाह भी अमेरिका में तुलनात्मक रूप से कम रह सकता है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को घाटे की भरपाई की जरूरत है। अब देखते हैं कि अमेरिका में कम ब्याज दरें भारत जैसे देशों में निवेश को अधिक आकर्षक बना सकती है। कैरी ट्रेड की स्थिति में इसमें मददगार हो सकता है। यह रणनीति, जिसे कैरी ट्रेड के रूप में जाना जाता है, उसके तहत निवेशक जहां अमेरिका में पैसा उधार लेते हैं और उसे वहां निवेश करते हैं जहां दरें अधिक होती है। इससे भारत जैसे बाजारों में अधिक पूंजी प्रवाहित हो सकती है, जिससे संभावित रूप से शेयर बाजारों को बढ़ावा मिल सकता है। यही कारण है कि पिछले सप्ताह सेंसेक्स ने रिकॉर्ड 84,000 का आंकड़ा पार किया, जबकि निफ्टी ने भी 25,000 का से ऊपर रहा। तो विदेशी संस्थागत निवेशक के जरिए से देखें तो वे बाजारों में खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे भारत व अन्य देशों में निवेश कर सके। तो अन्य उभरते बाजार कमजोर डॉलर और दर कटौती के लिहाज से भारत के मुकाबले अधिक संवेदनशील है। हालांकि भारत को उभरते बाजारों में ब्राजील से कड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि वहां ब्याज दरें ऊंची है। वहीं दक्षिण एशियाई देश भारत के मुकाबले कमजोर डॉलर के लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील है। तो भारत समेत एशियाई देश पहले ही ब्याज दरों में कटौती कर सकते थे, लेकिन आरबीआई समेत अधिकांश ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की, क्योंकि वे अपनी मुद्रा को कमजोर होने नहीं देना चाहते थे। तो ये पूरा फेड रिजर्व का जो अभी 50 आधार दर में एक तरह से कटौती की गई 2022 के बाद से, जो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उसके ऊपर यहाँ पे हमने चर्चा किया है और उसका क्या वैश्विक और भारत के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। अब देखते हैं डॉलर की तुलना में मजबूत हो सकता है रुपया। तो अमेरिका में ब्याज दर में बार बार कमी आने से भारतीय रुपये जैसे अन्य मुद्राओं के साथ डॉलर की विनिमय दर में भी कुछ कमी आएगी। दूसरे शब्दों में डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर मजबूत हो सकती है। जैसे जैसे विदेशी निवेशक इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे करेंसी को भारतीय रुपये में बदलेंगे, तो रुपये की मांग बढ़ेगी। इससे काफ़ी हद तक संभव है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। बाजार में यह नज़र भी आया। फेड ब्याज दर में कमी के बाद रुपया मजबूत होकर 83.48 डॉलर पहुंच गया। मजबूत रुपया आयात की लागत को कम करता है, वहीं वह विदेशी खरीदारों के लिए उनके सामान को अधिक महंगा बनाकर भारतीय निर्यातकों को भी दुष्प्रभावित करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आयातोन्मुखी बनी हुई है, इसलिए मजबूत रुपया हमारे लिए लाभप्रद है। डॉलर में ऋण चुकाना सस्ता होगा। अमेरिकी ब्याज दर में कटौती से भारतीय कंपनियों के लिए डॉलर में ऋण चुकाना सस्ता हो जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि कम ब्याज दर से ऋण ब्याज की अदायगी लागत कम हो जाती है। इसके अलावा कमजोर डॉलर का मतलब यह भी है कि आपको उस राशि के ऋण निपटाने के लिए कम रुपये की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि आज $1 की कीमत 85 रुपया है। यदि ब्याज दर में कटौती से डॉलर कमजोर होकर 84 रुपये हो जाता है, तो $10 करोड़ का ऋण चुकाना सस्ता हो जाता है, यानी 850 करोड़ से रकम 840 करोड़ रुपये आ जाती है। तो फेड ने निवेशकों को मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त किया है, लेकिन विश्लेषक 50,000 अंकों की कटौती को मंदी से लड़ने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक का पहला कदम मान रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी दुनिया में तेल की मांग स्थिर हो सकती है।
चीन में तेल के बढ़ते उत्पादन के बीच पेट्रो देश अपनी कटौती को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बाजार हिस्सेदारी को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। तो भू राजनीतिक कारण से कीमतों में बढ़ोतरी अल्पावधि के लिए ही होती है। जब तक भू राजनीतिक हालात ज़्यादा खराब ना हो, तब तक तेल की कीमतों में गिरावट का मौजूदा रुख थोड़ा और लंबा चल सकता है। तो ये फेड रिजर्व का जो यहाँ पे एक तरह से ब्याज दर में कटौती की गई है, तो उससे कहा जा रहा है कि रुपया मजबूत हो सकता है। हालांकि कुछ हद तक जो है भारतीय निर्यात प्रभावित होगा, और इसके अलावा डॉलर में ऋण चुकाना सस्ता होगा हमारे लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया था। अभी जब जब से ये कम हुआ, तब से जो रुपया हमारा थोड़ा मजबूत हुआ है, इसकी भी यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो 50,000 अंक की कटौती की गई है, ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मंदी आगामी जो आने वाली मंदी है अमेरिका में, उससे लड़ने के लिए पहला कदम है। ऐसे में पश्चिम दुनिया में तेल की मांग स्थिर हो सकती है, और चीन में तेल के बढ़ते उत्पादन के बीच पेट्रो देश अपनी कटौती को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बाजार हिस्सेदारी को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। तो भू राजनीतिक कारणों से कीमतों में बढ़ोतरी अल्पावधि के लिए ही होती है। जब तक भू राजनीतिक हालात खराब ज़्यादा ना हो, तब तक तेल की कीमतों में गिरावट का मौजूदा रुख थोड़ा लंबा चल सकता है। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो आज का जो हमारा ये डिस्कशन है न्यूज़ और एडिटोरियल का, ये कंप्लीट होता है। इसमें कई सारी चीज़ें हमें जानने सुनने को मिली है। तो हम फिर कल मिलते हैं अगले न्यूज़ और एडिटोरियल के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।